नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी व डीएस में आपका स्वागत है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें मैनेजमेंट सिखाती है, जो हमें सिखाती है पैसों को मैनेज करना और पैसे से पैसा बनाना, मतलब हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बुक की पूरी समरी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है और इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर रिच डैड पुअर डैड प्लेलिस्ट पर इसकी पूरी समरी, मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वह सब आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मैं आपके लिए चैप्टर 9 शुरू करने का पार्ट 2 बना रही हूँ। आप यदि इस बुक को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसमें जो बातें दी गई हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो इसकी समरी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को सबसे पहले वेतन दें। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। वह खुद पर अनुशासन की कमी ही है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहनशक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यवसाय कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। पहला, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। दूसरा, लोगों का मैनेजमेंट। तीसरा, व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं यह कहूँगा कि ये 3 दक्षताएं केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाय में, किसी धर्मार्थ संगठन में, शहर या देश में। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है,
फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह बता सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। आय, व्यय, व्यय में टैक्स, किराया, भोजन, संपत्ति, बचत, निवेश और दायित्व। आय संपत्ति से होकर व्यय और आय से होकर रोजगार बन जाती है। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं। चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लास 10 की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन रहा हूँ जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या आप अपने बिल का भुगतान न करें। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। रोजगार, आय, व्यय, टैक्स, किराया, भोजन से होकर निकल जाता है। संपत्ति और दायित्व, ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू से हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रहा है। फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। ऐसे बोलचाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और ख़ुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स वर्कर
कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हों, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरी संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा हैं, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूँ, बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं, उस पैसे को निवेश करता हूं और कर्ज देने वाले को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च ना करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के नए तरीक़ों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हों तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें
जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाए, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और औसत बने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करें कि सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। छठवां, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अम्मी डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है। वे इस बात में भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशन हैं तो उनकी सेवाओं में आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली ज़मीन के टुकड़े को $9,000 में ख़रीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके लिए बाज़ार की आँख और कान है। वे हर रोज़ वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है। कितने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्टोरेंट में ख़राब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड
और बीमा ब्रोकर के बारे में जो सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परी कथा की ही तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए। अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत हो तो इंसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनकी कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो। जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ कई दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंशियल समझदारी है। इंडियन दाता बने। यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण। संपत्ति की कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौरा के लिए बहुत ज़रूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है,
इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्रायः मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी। जैसे कोई नया सामान बाज़ार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाज़ार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह सच है कि मैंने कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ हानि नहीं होती, और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ, परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपने पैसों को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है। परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा विरले ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक ना एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम भी होना चाहिए सीमित। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रोक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट 3 आएगा, जिसमें आएगा 8वां पॉइंट, संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती हैं और उसके बाद की बातें। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।